जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 6। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यह 6th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। इससे पहले कि मैं आइसोमेरिज्म के बारे में कुछ भी बताऊं, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, इजाज़त है? ठीक। सवाल ये है कि सबने दवाइयाँ देखी होंगी, कभी न कभी खाया भी होगा। हर एक दवाई पर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो उस एक्सपायरी डेट के बाद आप उस दवा को खाएंगे और आपको उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। सवाल ये है कि आखिर वो एक्सपायरी डेट क्या बताना चाहती है? बस इतना सा। वो जो एक्सपायरी डेट लिखा होता है, उस एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है? क्या उस दवाई का सिर्फ असर ख़त्म होगा उस डेट के बाद, या फिर वो दवाई पूरी तरह से ख़राब हो चुकी होगी? क्या होगा बेसिकली? क्या यह सवाल कभी आपके दिमाग में आया था? तो उसका जवाब ढूंढने की कोशिश कभी किया? आज मिलेगा वो जवाब, आज मिलेगा। एक मेडिसिन है, उस मेडिसिन के ऊपर एक मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है और एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट का सिंपल सा मतलब होता है कि आज दवाई बनाई गई है, और एक्सपायरी डेट का मतलब होता है कि ये दवा इस दिनांक तक, यानी कि इस डेट तक काम करेगी। उस डेट के बाद आखिर उस दवा में ऐसा क्या होता है कि वो काम करना बंद कर देती है, यानी कि उसका असर प्रॉपर नहीं हो पाता। हमारा आज का सवाल यही है और इसी सवाल के साथ आज का लेक्चर शुरू होगा। तो जानना चाहता हूँ, कोई बताना चाहेगा कि भाई आखिर इस सवाल का जवाब क्या है? नो वन? चलो मैं बताता हूँ। हर एक चीज़ का अपना हर एक कॉम्पोजिशन है। इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज़ 5 एलिमेंट से मिलके बनी है। उसको आपने सुना है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बनल शरीरा। हमारा ये जो शरीर है या दुनिया में कोई भी चीज़ सिर्फ 5 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें अलग हैं, फिर भी सब कुछ अलग है। आपकी बॉडी में जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स मेरी बॉडी में। मेरा नेचर अलग है, आपका नेचर अलग है। आपका बिहेवियर अलग है, मेरा बिहेवियर अलग है। ये जो बिहेवियर है, ये जो नेचर है, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, यही समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल आपके सामने है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक एलिमेंट जो हर कोई जानता है, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, अंग्रेजी शराब, है ना। इस इथाइल अल्कोहल, और यही थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं अगर मैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये बन जाता है डाई मिथाइल ईथर। पहला वाला कंपाउंड क्या है? इथाइल अल्कोहल, और दूसरा वाला कंपाउंड क्या है? डाई मिथाइल ईथर। एक जिसको पीने के बाद मन मदहोश हो जाता है, और दूसरा जिनको सूंघने के बाद मन बेहोश हो जाता है। दो अलग अलग एलिमेंट, दोनों कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ही मिलके बने, कुछ अलग नहीं है, बट दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है। ये कुछ और काम करता है तो ये कुछ और काम करता है। ये नशा कराता है और ये बेहोश करता है। दोनों में अंतर है। अच्छा, ये भी ज़्यादा पीने के बाद आदमी बेहोश हो जाता है। तो सवाल है कि आखिर ये अंतर क्यों है, जबकि सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, सब कुछ सेम है, फिर भी वो क्यों नहीं कर पा रहा है? एक्चुअली इसी फिनोमिना को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं, और ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। आइसोमेरिज्म का सिंपल सा मतलब होता है वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, बट उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग अलग हो। यानी कि जो भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल उतने ही रहें, उस मॉलिक्यूल में एटम उतने ही रहें, जितने ऑक्सीजन है, जितने हाइड्रोजन है, जितने कार्बन, वो सब उतने ही रहें, बशर्ते उनका पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, और उसकी वजह से उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बदल जाती है, और उस प्रॉपर्टी के बदलने की वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। यानी कि सोचो, यही अल्कोहल अगर थोड़ी दिनों तक रख दिया जाए तो अगर इसमें कन्वर्ट हो गया तो इसका बिहेवियर अलग है और इसका बिहेवियर अलग है। ये अलग तरीके से बिहेव करेगा, ये अलग तरीके से बिहेव करेगा। एक दवा है तो दूसरा दारू।
दवा दारू नहीं बोलते। तो बस इतनी सी बात है। जब आप किसी दवाई के बारे में डिस्कशन करते हो, कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन, एक एक्सपायरी डेट के बाद वो अपना एटम रीअरेंज कर लेता है और उस एटम के रीअरेंजमेंट की वजह से वो दूसरा कंपाउंड क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जिस कंपाउंड को जान करके आप दवा खा रहे हो वो कंपाउंड तो इस बार है नहीं, तो इसका इफेक्ट भी नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जहर सुना है कभी किसी ने? जहर विष में क्या अंतर है? एनीवन? जहर मार देता है, विष नहीं मारता है। विष नेचुरल होता है और जहर सिंथेटिक होता है। देखो, सवाल है कि जहर और विष में क्या अंतर है? किस चीज़ को पीकर जिंदा रहा जा सकता है? विष। तो विष होता है नेचुरल और जहर होता है सिंथेटिक। जहर को हिंदी इंग्लिश में पॉइजन बोलते हैं और विष को इंग्लिश में वेनम बोलते हैं। वेनम को पी करके जिंदा रहा जा सकता है, बशर्ते आप गुटखा तंबाकू ना खाते हो, यानी कि आपके मुंह में कोई छाले ना हो, तो आप विष पी सकते हो। लेकिन जहर नहीं पी सकते हो, क्योंकि जहर जब आप पियोगे तो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, सलाइवा के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और आपको बूम ख़त्म कर देगा। लेकिन विष आप डाइजेस्ट कर सकते हो, आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप उसे डाइजेस्ट कर सकते हो। विष तब काम करता है जब हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आए। जैसे सांप का जहर अगर निकाल के आप पी जाएंगे तो आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन वही सांप का जहर अगर आपके ब्लड के कांटेक्ट में आ गया तो आप गए। ये वेनम है, ये जहर नहीं होता, इसे विष बोलते हैं। लेकिन जहर वो जो लैब में प्रिपेयर किया जाता है, जिसको पीने के बाद आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अंतर है दोनों में। क्या पता दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। मैं बनाना नहीं सिखाऊंगा आपको, नहीं तो आप लोग इसका गलत उपयोग करोगे। फिलहाल के लिए हम आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स। हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला compound having same molecular formula but different structural arrangement. Compound having same molecular formula but different structural formula or structural arrangement called isomers and the phenomenon is known as isomerism. फिर से बोल रहा हूँ, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर एंड द फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। अगर मैं आइसोमेरिज्म की बात करूं तो यही आइसोमेरिज्म कई तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। मैं यहाँ पे दो तरीके से डिवाइड करूँगा। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें से स्ट्रक्चर चेंज होंगे। एक हो गया आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 2D फॉर्म में बोला जाता है, ये 2D होता है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को मैं 3D बोल रहा हूँ। स्ट्रक्चरल आइसोमेर को फर्दर डिवाइड किया गया है कई तरीके से। उसमें सबसे पहला है चेन आइसोमर, दूसरा रिंग चेन आइसोमर, तीसरा पोजीशन आइसोमर, चौथा फंक्शनल आइसोमर, नेक्स्ट है मेटामर और फिर नेक्स्ट है टॉटोमर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,
दूसरा है मैं एक ही साथ सब लिख दूं क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कई सिस्टम होता है। सबसे पहला होता है सिस ट्रांस, दूसरा होता है जेड ई, तीसरा होता है सिन एंटी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इनैंशियोमर, डायस्टेरियोमर, मेसो कंपाउंड। एक और स्पेशल टाइप का होता है, मैं उसको भी यही सोच रहा हूँ लगे हाथ लिख दूँ, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो, और वो होता है कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स, कन्फर्मर्स में बेटा होता है सबसे पहला एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड उसमें दो पार्ट बन सकते हैं, एक फुल्ली एक्लिप्स्ड और एक होता है पार्शियली एक्लिप्स्ड। दूसरा स्टैगर्ड, तीसरा स्क्यू, चौथा गॉच, फिर एंटी। ये वो आइसोमर्स हैं जो आपको हाइड्रोकार्बन में पढ़ाए जाएंगे। हालांकि मैं यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ लेके चलने वाला हूँ। ये पूरा जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, ये आइसोमेरिज्म के फ्लो चार्ट हैं, कुछ ज़्यादा ही नहीं है, बहुत आसान है। एक एक करके सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा आज के लेक्चर में मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर पूरी तरीके से ख़त्म कर दूं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टीरियो आइसोमर पूरा ख़त्म करूं, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कन्फर्मर्स पूरा ख़त्म कर दूं। एक एक लेक्चर में एक एक चीज़ें ख़त्म होंगी। तो लेक्चर नंबर 6 जो चल रहा है, इसमें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर पूरा ख़त्म करेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकता है, अदरवाइज ये जितने भी आइसोमर्स मैं बताया हूँ एक एक करके सब डिस्कस करूँगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है बेटा? कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है? ओके ठीक है, पहले इसे अपनी कॉपी में नोट करें। क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया कि आखिर सर दर्द की दवा सर दर्द में ही क्यों काम आती है, लूज मोशन में क्यों नहीं? हो सकता है कि आपके दिमाग में अब बात आए। मान लो मेरे पास एक सर दर्द की ये दवा है, ये पेन किलर है ना, और मैं इसे बता के खाता हूँ क्या भाई साहब सर दर्द हो रहा है, वही जाके असर करना, और मैं खा लेता हूँ। क्या मैं ऐसा करता हूँ? कभी ऐसा कभी नहीं करता। फिर भी इस दवा को पता है कि सर में ही सर दर्द को ही जा कर के रिलीफ देना है, आराम करना है। इसे कैसे पता है कि लूज मोशन भी हो रहा है, इस बंदे को लाओ उसको भी ठीक कर दूँ? वो नहीं कर रहा है, ये सिर्फ सर दर्द का काम कर रहा है, उससे ठीक कर रहा है। कोई तो इफेक्ट आता होगा, कुछ तो होता होगा। क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे ये काम करता है, कुछ तो समझा होगा, कभी तो सोचा होगा बेटा? नहीं सोचा? कैसे कैसे काम करता है बताओ? तो वही तो, कैसे सोच के बनाया गया ये। देखो हर एक चीज़ में जैसे की लॉक होता है ना, हर एक लॉक की अपनी एक चाबी होती है। तो इसी तरीके से ब्रेन में जब हमारा सर दर्द हो रहा था, तो सर दर्द के टाइम पे कौन सा हार्मोन्स या कौन से केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं हमारी बॉडी में, कौन से मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, कौन सा एंजाइम रिलीज हो रहा है, वो एंजाइम आपको पता है कि सर दर्द होता है तो इसी टाइप का एंजाइम रिलीज होता है। उस एंजाइम को पकड़ने वाला एक मॉलिक्यूल होता है जो सिर्फ उसी एंजाइम को आकर पकड़ेगा और बाकी किसी एंजाइम को नहीं पकड़ेगा। उस एंजाइम को पकड़ेगा, उसे तोड़ेगा, काम खत्म, सर दर्द ठीक हो गया। हमारी बॉडी में जो भी पेन हो रहा है, जो भी केमिकल्स है, वो सब एंजाइम के फॉर्म में ही तो है।
और हर एक एंजाइम को पकड़ने वाला एक नया एंजाइम तैयार किया जाता है। इसीलिए सर दर्द की दवा एडिस्प्रिन हुआ, सेराडॉन हुआ, इन सब में वो मॉलिक्यूलर फार्मूला इस हिसाब से सेट किया जाता है कि जब वो बॉडी के अंदर जाएगा और घुल जाएगा तो अपना अपना मॉलिक्यूल अलग अलग लेके निकलेगा और ढूंढने के लिए निकल जाएगा कि भैया मुझे किसको तोड़ना है। जिसको तोड़ने के लिए मिल गया तुरंत तोड़ देगा। जैसे लॉक होता है, उस लॉक को तोड़ने के लिए उसकी अपनी एक चाबी होती है, एक मास्टर की होती है, मतलब एक ऐसी दवा जो सारे चीज़ को आराम कर दे, बॉडी पेन को भी ठीक कर दे, सर दर्द को भी ठीक कर दे, आंखों में दर्द हो रहा है उसको भी ठीक कर दे, पैरासीटामोल। तो एक मास्टर चाबी होती है और एक चाबी होती है जो इस चीज़ को जा करके इसे ओपन करती है। इसे नोट कर लिया मेरे ख्याल सब तक। अब इसे इरेज करने वाला हूँ और सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला हेडिंग सब लोग डालेंगे चेन आइसो, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसे हटा देता हूँ। यहीं लिख रहा हूँ मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अच्छा, नाम से ही आपको साफ साफ दिख रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमर है, इसका मतलब स्ट्रक्चर में कोई चेंजमेंट होने वाला होगा, तभी तो स्ट्रक्चरल आइसोमर इसका। हाँ बिल्कुल, इसके स्ट्रक्चर में चेंजमेंट होने वाला। आओ चेक करते हैं। उसमें सबसे पहला कौन सा आइसोमर होगा बेटा? चेन आइसोमर। सबसे पहला आइसोमर है आपका चेन आइसोमर। देखो, ऐसा आइसोमर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला, और स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा, इस बात को पता लगाने के लिए नाम से ही काफ़ी है। चेन यानी कि जो मेन चेन है, जो पेरेंट चेन है, वो चेंज हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन डिफरेंट हो जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। आओ देखो, इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 4 होने चाहिए। कितने? 3 से काम नहीं चलेगा, मिनिमम कितने होने चाहिए? 4। आओ देखते हैं कैसे। सबसे पहला एग्जाम्पल, अगर मैं 4 को इस तरीके से, 4 कार्बन को यानी कि CH3, CH2, CH2 और CH3 ऐसे लिखूँ, इसका नाम कोई मुझे बताएगा? यह है ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। एन ब्यूटेन बोलते हैं इसे। अगर मैं एक कार्बन को हटा लूं और कितने कार्बन बचेंगे? 3 कार्बन। तो मैंने 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन लगा दिए। 1 कार्बन मैंने हटा लिया। अब जो कार्बन मैं हटा रहा हूं उसी कार्बन को मुझे वापस कहीं ना कहीं लगाना होगा। तो पहले और आखिरी को छोड़ करके कहीं भी लगा दो। अगर आपने पहले और आखिरी को छोड़ दिया, बचा क्या? बीच वाला। तो आपने उस बीच वाले में वो कार्बन लगा दिया। अब आपका काम है बैलेंसिंग कंप्लीट करना। तो आपने CH3, CH, CH3, CH3 लिख दिया। अब इसका नाम बताओ। ये एन ब्यूटेन था तो ये क्या हो गया? आइसोब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे का कौन सा आइसोमर है? चेन आइसोमर। ठीक है, एक और एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल था आपका। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं पेंटेन की बात करता हूँ, तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि पेंटेन का पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3 ए मैं बना रहा हूँ। ए है CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। इसका नाम कोई मुझे बताए? इसका नाम है एन पेंटेन। वेरी गुड, यह है एन पेंटेन। ओके गुड। अब अगर मैं इसी का बी, एक और स्ट्रक्चर, 1 कार्बन मुझे हटाना है और मैं 1 कार्बन हटा लूँगा, कितने कार्बन बचेगा बेटा? 4 कार्बन बचेगा। तो मैंने 4 कार्बन कुछ इस तरीके से मैंने लगा दिए। ये देखो, अब जो कार्बन मैंने हटाया वो पहले और आखिरी को छोड़ करके कहीं भी लगाना है। तो मैंने इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, या तो मैं यहाँ लगाऊंगा या तो मैं यहाँ लगाऊंगा। कहाँ लगाऊं? कहीं भी लगा दूं। तो मैंने यहाँ लगा दिया। फिर काम हमारा होगा बैलेंसिंग कंप्लीट करना। तो CH3 हो गया, CH हो गया,
CH3 हो गया, CH2 हुआ और CH3। इसका नाम जल्दी से बताओ। आइसोपेंटेन। ये हो गया आपका आइसोपेंटेन। ओके गुड। आगे हम C देखते हैं। अब मैं एक कार्बन और कम कर दे रहा हूँ। कितने कार्बन हटाया हूँ मैंने? 2। उस 2 कार्बन को मुझे लगाना है, तो पहले और आखिरी पे नहीं लगा सकता, तो बीच वाले पे ही मुझे दोनों कार्बन लगाने होंगे। बाकी बैलेंसिंग कंप्लीट कर दो। CH3 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 CH3। जल्दी से मुझे बताइए इसका नाम क्या है? नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन। क्या बेटा? नहीं, नियोपेंटेन। टर्थ तब होगा जब ये हटा दिया जाता, यहाँ से कोई ब्रांच हटता, कोई टर्सरी सेकेंडरी टर्सरी तब यूज करते हैं जब मुझे किसी एल्काइल की बात करना होता है या किसी फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करना होता है। तो आपके पास 3 पेंटेन है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ये एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो गए? चेन आइसोमर। तो क्या चेन आइसोमर क्लियर हो गया? इसी तरीके से पेंटेन के बजाय मैं हेक्सेन लिख देता, तो मेरे पास फिर से 3 हेक्सेन होते। कौन कौन से? एन हेक्सेन, आइसोहेक्सेन और नियोहेक्सेन। ये एन आइसो एंड नियोहेक्सेन एक दूसरे के चेन आइसोमर होते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट, अब इस ये चेन आइसोमर क्यों हुए? क्योंकि जो पेरेंट चेन है ना बेटा, ये देखो पेरेंट चेन, इस पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। यहाँ पे पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3। तो ये 3 का पेरेंट चेन है, ये 4 का पेरेंट चेन है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर है। जरा इधर बताओ कितने का पेरेंट चेन है? 5 का। जबकि ये कितने का पेरेंट चेन है? 4 का। और ये कितने का पेरेंट चेन है? 3 का। इसलिए ये तीनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हो गए। तो पेरेंट चेन देखो यहाँ पे क्या लिखा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन ये डिफरेंट हो जा रहा है। और मिनिमम कहाँ से शुरुआत होगी? 4 कार्बन से शुरुआत होगी इसकी। ये रहा पहला जिसको आपने चेन आइसोमर का नाम दिया। फिर हम डिस्कशन करेंगे रिंग चेन आइसोमर। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। एक बार ये नोट हो जाएगा तो फिर रिंग चेन आइसोमर के बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट है रिंग चेन आइसोमर। फिर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। अब बताओ नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग। रिंग का मतलब क्या होगा बेटा? साइकिल। ये डिफरेंट होना चाहिए। आओ चेक करते हैं। पहले मैं रिंग की बात करूंगा, फिर साइकिल की भी बात कर लूँगा। देखो मान लीजिए आपके पास एक है CH3 CH डबल, अब मैंने ऐसे लिख दिया, चलो क्या कोई मुझे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएगा? एक ही क्वेश्चन में सब हो जाए, ऐसा कुछ करो, है ना। चलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12, यही ना। देखो यहाँ पे CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 CH2 CH2। ओके, कोई मुझे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः हाइड्रोजन काउंट करते हैं। 2 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, 4, 2 यहाँ पे होगा, 6, 2 यहाँ पे होगा, 8, 1 यहाँ पे होगा, 9 और 3 यहाँ पे है, 12। तो C6H12 क्या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? बट इसमें मेन जो चेन है देखो रिंग यानी कि साइकिल। तो साइकिल में इसमें कितने कार्बन है? 6 और इस साइकिल में कितने कार्बन है? 5। तो अंतर हुआ ना। तो ये कौन सा आइसोमर कहलाएगा? रिंग चेन आइसोमर कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता, सोचो CH3 और यहाँ पे भी मैंने लिखा CH3। अब बताओ बेटा, तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C6
H12। तो लेकिन इसमें टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो पेरेंट देखो रिंग जो है उस रिंग में यहाँ पे 4 कार्बन है। अच्छा इसी तरीके से मैं ये लिख देता, आप बताओ। अब बताओ C6H12। तो अगर हमारे पास C6H12 यहाँ पे है, C6H12 यहाँ पे है, C6H12 यहाँ पे है, C6H12 यहाँ पे, यानी कि हर एक कंपाउंड जितना है सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 है। बट अगर मैं देखूँ तो ये 6 का कार्बन है, ये 5 का कार्बन साइकिल है, ये 4 का कार्बन साइकिल है और ये 3 का कार्बन साइकिल है। जो साइकिल है उसमें नंबर ऑफ कार्बन अलग हो रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? रिंग चेन आइसोमर बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन आइसोमर। तो रिंग चेन आइसोमर हो गया। अगला है आपका पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में देखो क्या होगा, अब नाम से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है नाम से? पोजीशन चेंज होगा। किसका पोजीशन चेंज होगा? फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच का पोजीशन चेंज होगा। ठीक है, तो अब बताओ, फिर से बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने कहा सर सेम रहेगा, मैं मान गया। अब बताओ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट वो क्या हो जाएंगे? डिफरेंट होंगे। और एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे मान लीजिए CH3, CH2, CH2 और Cl है। क्या कोई इसका नाम बताएगा? क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम हो गया? 1 क्लोरोप्रोपेन। वेरी गुड। लेकिन अगर जब मैं इसी का मैं इस तरीके से पोजीशन बदल करके लिखूं, अब इसका नाम क्या हो गया? 2 क्लोरोप्रोपेन। हाँ या ना? अब बताओ इसका जो पोजीशन है क्या है? 1। इसका जो पोजीशन है क्या है? 2। तो अगर पोजीशन बदल रहा है बेटा, इसका पोजीशन 1 पे है, इसका पोजीशन 2 पे है, पोजीशन बदलने की वजह से इस आइसोमर का नाम क्या हो जाएगा? चेन आइसोमर। अगला सवाल फिर से एक बार देखना, जैसे मैं लिखा CH3, CH3, CH2, CH3। जरा इसका कोई नाम बताया UPSC? 1 2 3 4 क्या है बेटा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। वेरी गुड। अगर मैं इसी CH3 को यहाँ से उठा के यहाँ लगा दूँ तो क्या पोजीशन में कोई चेंजमेंट होगा? नहीं होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे पोजीशन बदलना चाह रहा हूँ तो मुझे 5 कार्बन चाहिए होगा मिनिमम, तो मैं यहाँ पे क्या रख दूँ? 2 मिथाइल पेंटेन, है ना। चलो 2 मिथाइल पेंटेन है। अगर मैं CH3 को उठा के तीसरे पे लगा दूँ तो ये बनेगा CH3, CH2, CH2, CH3 और यहाँ पे लग गया CH3। अब बताओ 1 2 3 4 5 क्या लिखेंगे बेटा? 3 मिथाइल पेंटेन। तो जल्दी से मुझे बताओ सिर्फ और सिर्फ बदला क्या है? जो मिथाइल है उस मिथाइल का पोजीशन बदल गया। यहाँ पे 2 पे है और यहाँ पे 3 पे है। यहाँ पे किसका पोजीशन बदल रहा है? क्लोरीन का पोजीशन बदल गया। यहाँ पे कितने पे है? 1 पे और यहाँ पे आ गया 2 पे। इसीलिए इसको, इन आइसोमर्स को हम नाम देंगे पोजीशन आइसोमर। जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर जाकर के एक प्यारा सा सवाल करेंगे जिसमें चेन आइसोमर भी होगा और पोजीशन आइसोमर भी होगा। बोल बेटा। क्या करूँ? चेन आइसोमर में जैसे हमने आइसोब्यूटेन बनाया था, ठीक पोजीशन आइसोमर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले चेन देखेंगे। इन सब में देखो, इसमें भी देखो, टोटल आपका 1 2 3 का चेन है। जो पेरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन है? 3। इसमें भी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3। तो जब भी कभी चेन और पोजीशन की बात करेंगे तो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम ही होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो भी बात, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे 5 कार्बन थे तो यहाँ पे भी कितने कार्बन है? 5 कार्बन।
इसीलिए ये चेन आइसोमर नहीं बल्कि पोजीशन आइसोमर होगा। एक प्यारा सा सवाल, ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे देंगे। सवाल है, प्राची कह रही 100 रुपये की बेट। 100 रुपये की बेट लगाऊं? तो आज तो 100 रुपये लाया भी नहीं हूं मैं। उधार बेट चलेगा? ओके, तो यहाँ पे सवाल है C6H14 एक कंपाउंड है C6H14। आपको इसके ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं और साथ ही साथ चेन और पोजीशन आइसोमर को क्लासिफाई करना है। ड्रॉ ऑल पोजीशन आइसोमर, ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C6H14 and classify chain and position isomers। आपको सभी स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है और चेन और पोजीशन आइसोमर को क्लासिफाई करना है। तो आपको दिया जाता है सिर्फ 3 मिनट। 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फिर जाके मैं इसे सॉल्व करूंगा। देखो, सबसे पहला टास्क है कि आपके पास टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 5 6। मैंने 6 कार्बन पहले ऐसे लिख लिया। फिर मैंने क्या किया, एक कार्बन को हटाया और उस एक कार्बन को जो मैंने हटाया उसको कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ ये चेक करता हूँ। तो 1 2 3 4 5 कार्बन, वो जो एक कार्बन मैंने यहाँ से हटाया वो कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ। आपने कहा सर यहाँ सेकंड लगा सकते हो, क्या थर्ड पे भी लगा सकता हूँ? हाँ, थर्ड पे भी। तो एक और, 1 2 3 4 5 और मैंने यहाँ पर लगा दिया। ओके, तो 5 वाला अब यहाँ पे तो लगा नहीं सकता क्योंकि ये सेम हो जाएगा, इसलिए 5 वाला कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे 4 की तरफ चलेंगे। तो जब मैं 4 की तरफ चल रहा हूँ तो 4 कार्बन, 1 2 3 4, मैंने 2 कार्बन हटाए हैं। कितने कार्बन? तो पहले और आखिरी पे तो नहीं लगा सकता, तो चांसेस क्या है कि मैंने स्क्वायर 2 कार्बन दोनों पे लगा दिया, या एक चांस और हो सकता है ना इस पे कि एक ही कार्बन पे आप 2 कार्बन आप ऐसे दोनों लगा दो। ऐसा कर सकता हूँ क्या? इसके अलावा कुछ कर सकता हूँ? नहीं। अब ये हो गया, बचा कितना? 3 कार्बन। अगर मैं 3 कार्बन हटाता हूँ तो 3 ही कार्बन बचेंगे। अब लगाना है 3 कार्बन, अब पहले और आखिरी पे लगा नहीं सकता, तो क्या बीच वाले पे 3 लग पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब इसके बाद अब नहीं बनेगा। अब फटाफट सबकी बैलेंसिंग कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये हुआ CH3 CH2 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 CH3। नाम बताओ बेटा इसका क्या हुआ? N हेक्सेन, या फिर हेक्सेन सिंपल लिख दो, IUPAC नेम लिखेंगे, ठीक है। गुड। तो यह है CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। इसका नाम होगा, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। दूसरे नंबर पे एक मिथाइल है, तो नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल पेंटेन। गुड। चलो यहाँ आ जाते हैं। तो इसका हो गया CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। फिर से नंबरिंग हुआ 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे मिथाइल तीसरे नंबर पे है, तो नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, गुड। ओके, इधर देख लेते हैं, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4। तो दूसरे पे एक मिथाइल है और तीसरे पे एक मिथाइल, तो नाम क्या हो गया बेटा? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया। गुड। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसकी बैलेंसिंग सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। CH3 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 CH2 CH3। चलो नंबरिंग फिर से 1 2 3 एंड 4। तो दूसरे पे एक मिथाइल और दूसरे पे दूसरा मिथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा? 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, यही ना?
ब्यूटेन। ओके गुड, आसान था। टोटल कितने बन गए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब इन सबको नंबरिंग तो दे दिया। हाँ एक और बताओ बेटा कैसे बनेगा। वहाँ से यहाँ से इसी में इधर वाली चेन इधर, इधर और यहाँ से उठा के नीचे लगा सकते हैं। अगर ये उठा के नीचे लगा दो हाँ तो ये लॉन्गेस्ट चेन तो वही तब भी रहेगी ना बेटा। अगर तुम इस CS3 को यहाँ से उठा के यहाँ लगाना चाहते हो, यही करना चाहते हो, हाँ नीचे वाले यहाँ पे, तो भी तो बात वही हुई ना। चेन तो बचा। लॉन्गेस्ट चेन तो तब भी सेम ही रहेगा ना बेटा। फिर से मैं आपको बता दूं कि देखो कैसे करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहला टास्क, सबसे लॉन्गेस्ट चेन बना लो। 6 कार्बन का है तो 6 कार्बन आपने 6 कार्बन लगा दिया। फिर एक कार्बन को हटाओ, बचे कितने, 5। तो 5 वाले पे जहाँ जहाँ लगा सकते हैं वहाँ लगा लो। 5 वाला मैंने यहाँ, एक यहाँ लगा दिया, फिर एक यहाँ। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लगाऊंगा तो ये वापस मैच कर जाएगा, तो इसलिए 5 वाला कंप्लीट हो गया। अब कौन सा, 4 नंबर। तो मैंने 4 की चेन बनाई, 2 बच गए, तो 2 एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, या फिर से 4 की चेन बनाई, एक ऊपर एक नीचे यहाँ लगा दिया। इसके अलावा अब नहीं हो सकता। अब फटाफट आप मुझे आंसर देंगे। मैं पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट एंड सेकेंड बताओ कौन सा आइसोमर है। फर्स्ट एंड सेकेंड कौन सा आइसोमर होगा, चेन आइसोमर। वेरी गुड। कैसे पता चल गया, क्योंकि इसमें लॉन्गेस्ट चेन हेक्सेन का है और इसमें पेंटेन का है ना। तो इसमें 6 की चेन है और इसमें 5 की चेन है, इसलिए चेन आइसोमर हो गया। चलो ठीक है, दूसरा एंड तीसरा मुझे कोई बताए। तो दूसरा और तीसरे में, इसमें भी 5 कार्बन, इसमें 5 कार्बन, यानी कि चेन तो अब नहीं हो सकता। हम पोजीशन देखते हैं, यहाँ दूसरे कार्बन पे, यहाँ पे तीसरे पे लगा है मिथाइल, इसलिए ये हो गया पोजीशन आइसोमर। चलो ठीक है बेटा, 4th एंड 5th बताओ। 4th और 5th बताओ क्या है। पोजीशन आइसोमर पक्का। देखो चेन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि चेन इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो ऑब्वियसली बचा क्या, पोजीशन। यहाँ पे देखो ये तो मैच कर गया, लेकिन ये यहाँ दूसरे नंबर पर लगाया, लेकिन यही वाला मिथाइल यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया, तीसरे नंबर पर लगा, इसलिए क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर। तो आगे आप क्लासीफाई कर लोगे ना, चेन आइसोमर कौन है, पोजीशन आइसोमर कैसे। ठीक है, इसे नोट करेंगे। फिर हमारा अगला आइसोमर है फंक्शनल आइसोमर, हम इसकी तरफ मूव करते हैं। अगली फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर बेटा फिर से बताओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने कहा सेम रहेगा। ओके, फंक्शनल ग्रुप, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट होंगे। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहेगा। अब कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं, मैं सबके नाम एक बार लिस्ट बना देता हूँ। जैसे अगर आपके पास अल्कोहल है, तो अल्कोहल को ईथर के साथ आप ये बना सकते हैं, पहला। दूसरा, मान लीजिए आपके पास कीटोन है, तो आप कीटोन को इनॉल की तरफ लिख सकते हैं। क्या बना सकते हो, इनॉल। एनीवे बाद में इसके बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी कीटोन को एल्डिहाइड की तरफ लेके चलते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड है, तो उसे हम लोग कीटोन बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड मान लो कभी है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर आपके पास कोई डाईईन है, तो डाईईन को आइन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये कुछ ऐसे है, बाकी आप धीरे धीरे अपने आप समझ जाओगे। ये कुछ है जिनके एग्जाम्पल्स हम आगे बढ़ के लेके चल रहे हैं। सबसे पहले मैं पहले वाले का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल एंड ईथर की बात करता हूँ। देखना बेटा, मान लीजिए मैंने आपसे कहा CH3 CH2OH है, इसका नाम बताओ क्या है, क्या नाम बेटा, इथेनॉल। इसका नाम है इथेनॉल।
नॉल, वेरी गुड। तो क्या ये अल्कोहल है? लेकिन अगर यही एक हाइड्रोजन इस कार्बन को शिफ्ट कर दूं और उसके बदले में इसका पूरा का पूरा CH3 उठा के इस ऑक्सीजन को दे दूं, देखो क्या होगा, क्या बन जाएगा ये CH3O CH3। इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी मीथेन। इसका नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। तो क्या ये ईथर है? क्या ये ईथर है बेटा? तो ये ईथर हो गया और ये क्या हो गया? अल्कोहल। तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप बदल गया या नहीं बदला? और इसकी वजह से ये आइसोमर्स एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहलाए। चलो अगला एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ एल्डिहाइड एंड कीटोन की। मैं सबका नाम लिखने की क्या ज़रूरत है? जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्या ये एल्डिहाइड है? कोई इसका नाम बताए कौन सा एल्डिहाइड है? 1 2 3 प्रोपेनल। प्रोपेनल इसका नाम है। अगर मैं एक हाइड्रोजन फिर से इसको शिफ्ट करूं और उसके बदले CH3 उस कार्बन को दे दूं तो एक कंपाउंड फिर से बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। इसका नाम क्या है? प्रोपेनोन या एसीटोन या प्रोपेनोन। प्रोपेनोन। अब मुझे बताओ, ये एल्डिहाइड है और ये ओन है, कीटोन है, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है ना, तो फंक्शनल आइसोमर। अगला एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड का लेके चलता हूँ। जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। क्या कोई मुझे बताएगा इसका नाम क्या है बेटा? 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड है। अब इस प्रोपेनोइक एसिड में हाइड्रोजन इसको दो, CH3 वापस से ऑक्सीजन को दे दो, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब बताओ इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिथाइल इथेनोएट। याद आ रहा थोड़ा बहुत? इसका नाम हो गया मिथाइल इथेनोएट। तो ये आपका ये एस्टर हो गया। अच्छा, एक अगर डाइईन का आयन में देख लेते हैं, देखें CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या है? ब्यूटा 1,3 डाइईन। क्या नाम हो गया बेटा? ब्यूटा 1,3 डाइईन। ओके गुड। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 आयन। सबका फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है ना, तो ये आइसोमर्स फंक्शनल आइसोमर के नाम से जाने जाएंगे। तो इस तरीके से आपने फंक्शनल आइसोमर पढ़ा। अब हम बात करेंगे मेटामर के बारे में। पहले इसको अपनी कॉपी में नोट करें। क्या बेटा? तो पोजीशन, हाँ, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे भी आ सकते थे। अगला है हमारा मेटामर। तो देखते हैं मेटामर क्या होता है। देखो बेटा, मेटामर ना एक तरीके का पोजीशन आइसोमर है। जैसे आपने पोजीशन पढ़ा था, सेम वैसे ही मेटामर है। मेटामर और पोजीशन आइसोमर दोनों एक जैसे, बशर्ते अंतर सिर्फ इतना है कि पोजीशन आइसोमर तब काउंट करेंगे जब मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, लेकिन मेटामर तब काउंट करेंगे जब डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप लगा हो। अब आप सोच रहे हैं कि ये मतलब अभी तो समझ में नहीं आया, मोनोवैलेंट क्या होता है, डाईवैलेंट क्या होता है। आओ बता देता हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपने कहा सेम। ओके, दूसरा पोजीशन ऑफ डाईवैलेंट, पोजीशन ऑफ डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, यह डिफरेंट होगा। अब आप सोच रहे डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हुआ? कुछ डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप लिख देता हूँ।
कुछ डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में, जैसे कीटोन एक डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, ईथर एक डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, NH ये एक डाइवेलेंट, मतलब दो अलग अलग बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसे डाइवेलेंट बोलेंगे, ठीक है ना। आओ चेक करते हैं कुछ एग्जाम्पल से, इसको आगे बढ़ेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला, जैसे मैंने आपसे कहा कि CH3 CH2 CH2O CH3, क्या कोई मुझे इसका नाम बता सकता है? एनीवन? मिथॉक्सी प्रोपेन, वेरी गुड, इसका नाम हो गया मिथॉक्सी प्रोपेन। आसान था। सोचो अगर मैं इसी एक कार्बन को उठा करके इसकी जगह रखा दूं तो एक तरफ कितने कार्बन इधर बच गए? 2, तो CH3 CH2O CH2 CH3, यही हुआ। कोई इसका नाम बताए, चलो। इसका नाम हो गया इथॉक्सी इथेन। अब जरा आप मुझे बताओ, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बस ऑक्सीजन की पोजीशन बदल गई है? तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मेटामर। पोजीशन ही तो बदल रही है, लेकिन किसकी पोजीशन बदल रही है? डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल रही है। ये ऑक्सीजन क्या है? डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। यही एल्कोहल के फॉर्म में लगा होता तो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप माना जाता। और अगला दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कहा CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3, क्या कोई मुझे इसका नाम बताएगा? 1 2 3 4 एंड 5, क्या हो गया? बताओ बेटा। पेंटेन 2 ओन, यही ना। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, बताओ। पेंटेन 3 ऑन, इसका नाम हो गया पेंटेन 3 ऑन। अब बताओ, क्या पोजीशन ही बदल रहा है ना बेटा, बट इस किसका पोजीशन बदल रहा है? डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल रहा है। इसलिए डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसकी पोजीशन में चेंजेज आए तो समझ लो उसको हम मेटामर बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी किसका हो गया? मेटामर का हो गया। ओके, तीसरा सवाल सोचो। CH3 CH2 NH CH2 CH2, मैं यहाँ से लिख दूँ CH3 NH CH2 CH2 CH3। इसका नाम बताओ बेटा फटाक से। ये क्या है? N मिथाइल प्रोपेन अमाइन, वेरी गुड। इसका नाम हो गया N कैपिटल N, ये नाइट्रोजन से CH3 लगा ना, तो N मिथाइल प्रोपेन अमाइन, नाइट्रोजन से जुड़ा है ना ये CH3, इसलिए N। कल का लेक्चर भूल गए, मतलब प्रीवियस वाला रिवीजन नहीं किया था ना। हाँ इसका A हो गया। इसका B हुआ कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ बेटा, CH3 CH2 NH CH2 CH3। अब बताओ, N इथाइल, हाँ इथाइल इथेन अमाइन, N इथाइल इथेन अमाइन। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड। तो ये हो गया आपका मेटामर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप मेटामर भी समझ गए होंगे। सबसे आखिरी जो स्ट्रक्चरल आइसोमर का बचा हुआ है और वो है आपका टॉटोमर। उसके बाद आज का लेक्चर कंप्लीट होगा। पहले से टॉटोमर देख लेंगे, इसे अपनी कॉपी में नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। टॉटोमर हमारा अगला टॉपिक होगा। ध्यान दें बेटा, टॉटोमर में वैसे तो कई टॉटोमर होते हैं,
1 to 3, 1 to 2, लेकिन हमारे सिलेबस में कीटो इनॉल फॉर्म ही है, तो हम बस उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो इसमें एक डायड सिस्टम होता है, एक ट्राइड सिस्टम होता है, हमें उन सब की चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं करना, हमें बस किसके ट्राइड सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और कीटो इनॉल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा कि मान लो कि आपके पास एक कार्बन है और इस कार्बन से डबल बॉन्ड से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि मीना जुड़ी हुई है। मीना किसके साथ है? कार्बन के साथ। कौन से बॉन्ड के साथ? डबल बॉन्ड के साथ। अब इस कार्बन के साथ और भी कार्बन होना चाहिए। ये जो कार्बन है उसको कौन सा कार्बन बोलते हैं? अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन हो गया? अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो चाहे इसके पास हो चाहे इसके पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक और कंडीशन होना चाहिए, जिस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को आप देख रहे हो वो अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। बस इतनी सी बात है बेटा, और कुछ नहीं। हाँ, अब सही है। तो आपने कहा कि सर ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, यानी कि 4 सिंगल बॉन्ड बने होने चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो इसमें क्या होता है? लेन देन का प्रोग्राम चालू होता है। देखो दुनिया का एक सिंपल से कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिजनेस चलता है ये तो यहाँ पे क्या है कि ये मीना जो है, मीना को मान लो हाइड्रोजन चाहिए, तो कार्बन क्या करता है? अपने हाइड्रोजन को इसको शिफ्ट करता है, बदले में उसके इसका डबल बॉन्ड ले लेता है। अब इससे जरा बताओ क्या बना होगा? कार्बन यहाँ पे मीना के साथ कौन आ गया? मीना के साथ जुड़ गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड, ये रहा कार्बन। क्या ये बात क्लियर हो गई? बस होना क्या है कि अब मीना कौन कौन हो सकता है? पहली बात तो डबल बॉन्ड बनाने वाली मीना सिर्फ 2 ही हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी कि या तो ऑक्सीजन हो सकता है या तो नाइट्रोजन हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मीना की जगह पे मैं मीना की जगह, मीना का मतलब क्या हुआ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसकी जगह पे 3 चीज़ें होती थी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फिलहाल यहाँ फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड ही हमेशा बनाता, डबल बॉन्ड बनाता नहीं, इसलिए फ्लोरीन नहीं बल्कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का यूज कर सकता हूँ। अब पहला कंडीशन देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास CH3 है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH3, कुछ ऐसा हुआ। तो क्या ये टॉटोमर शो करेगा? बिल्कुल, सारे कंडीशन मैच कर रहे हैं। कार्बन के पास डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, बगल में sp3 कार्बन है और उसके पास हाइड्रोजन है। तो हुआ क्या होगा कि ये हाइड्रोजन इसको शिफ्ट हुआ होगा और उसके बदले डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ होगा। तो बताओ क्या बना आगे? CH3COH, आगे क्या हुआ? डबल बॉन्ड CH2। ये इन है और ऑल भी है, एल्कीन भी है और एल्कोहल भी है, तो इसको इन ऑल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इनॉल। और इसको बोलते हैं कीटो। क्यों? क्योंकि ये तो कीटोन है, तो इसको नाम बोल दिया कीटो और ये इनॉल। इसलिए इस टॉटोमर को कीटो इनॉल टॉटोमर के नाम से जाना जाता है। क्या बात क्लियर हो गई? कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन ही शिफ्ट हो, लेकिन हमारे सिलेबस में बस यही है, हम और भी चीज़ें शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, ये और हाइपर कॉन्जुगेशन सेम नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ना, जस्ट बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन बगल वाले कार्बोकेटाइन या कार्बन आयन पे शिफ्ट होता है। वो कार्बोकेटाइन पे शिफ्ट होता था, ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। अब जरा फिर से देखो, तो आपने कहा कि सर ये बस आपसे कुछ पूछा जाएगा कि कीटो है और ये इनॉल, आराम से। तो यहाँ पे और एक और बात, नॉर्मल कंडीशन में कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है और वो मेजर बनता है, और इनॉल फॉर्म कम स्टेबल होता है और माइनर बनता है। लेकिन अगर दो जगह ऐसी होती है जहाँ पे इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है और कीटो फॉर्म लेस स्टेबल होता है। नॉर्मली कीटो की कंटेंट ज़्यादा होगा और इनॉल का कम। लेकिन इफ रेजोनेंस एरोमेटिसिटी
या और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तीन चीज़ें अगर मिल गई उस केस में इनॉल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कीटो। ठीक, तीनों में से कोई भी एक हो जाए, या तो रेजोनेंस हो, या तो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाए, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, इनके केस में इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा और कीटो कंटेंट कम होगा। आओ एक काम कर लेते हैं, कुछ सवाल मैं दूंगा और आपको बस बताना है क्या ये टॉटोमर शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है ना बेटा। सबसे पहला सवाल, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये टॉटोमर शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, अगर मान लो टॉटोमर शो कराते भी हैं, अगर मैं टॉटोमर शो करा देता हूं तो आएगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे OH। पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बट कैसे? क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता। तो इस यानी कि ये भी स्ट्रक्चर गलत होगा, इसमें भी कार्बन 5 बॉन्ड बनाया। तो अगर मैं यहाँ पे इसको CH3 कर दूँ, अब बताओ क्या अब ये हो जाएगा? अब ये आराम से हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये भी इस बात पे भी ध्यान देना है कि कार्बन कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 बॉन्ड बना रहा, क्योंकि अगर कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। फिर से देखना बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये टॉटोमर शो करेगा? हाँ या ना? नहीं शो करेगा? करेगा भाई। ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो इसका वाला हाइड्रोजन अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो क्या यह शिफ्ट होगा या नहीं? और इस तरीके से बना CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड COH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। बताओ इसमें कौन मेजर होगा कौन माइनर? ऊपर वाले में कौन मेजर कौन माइनर? ये नॉर्मल कंडीशन है, तो नॉर्मल कंडीशन में कौन मेजर होता है? कीटो मेजर होता है और इनॉल माइनर होता है। तो ये हो गया आपका मेजर और ये हो गया माइनर। लेकिन जरा इस वाली को देखो और बताओ क्या यहाँ पे रेजोनेंस आ गया? आ गया या नहीं? और यहाँ पे रेजोनेंस आने की वजह से ये कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? इनॉल आपका ज़्यादा स्टेबल है। और लेकिन अभी साथ में ये भी देखना होगा, ध्यान देना, साथ में ये भी देखना होगा क्या पहले भी रेजोनेंस था या अभी अभी आया है? तो देखो पहले डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो पहले भी रेजोनेंस था। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अभी भी रेजोनेंस है। अब बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? अभी भी कौन सा फॉर्म होगा? कीटो। ठीक है ना? अच्छा एक मिनट बस, आप इतना बताओगे क्या ये आइसोटॉटोमर शो करेगा या नहीं करेगा? टॉटोमर शो करेगा बेटा। कैसे? इधर पे भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। आपने कहा ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, OH ये हो गया। हाँ या ना? अच्छा इसके तो एक ही इनॉल एक कीटो है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं बेटा, बस जरा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, अब बताओ थोड़ा बीच में लिख देता हूं। अब आपने कहा कि सर इस बार तो 2 चांसेस पॉसिबल हैं, इधर का भी हाइड्रोजन है और इधर का भी हाइड्रोजन है। अगर ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? है ना? और ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? है ना? तो ये वाला प्रोजेक्ट भी ये इधर यानी कि 2 इनॉल बन रहा है और एक कीटो बन रहा है, तो इसका इनॉल कंटेंट ज़्यादा है। इनॉल कंटेंट क्या हो गया? ज़्यादा, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज इनॉल बनने की है। क्या बात क्लियर हो रही है? अभी तक इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी इनॉल बनाने की, इसमें भी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी इनॉल बनाने की। इसमें आप देख रहे हैं 2 इनॉल बन रहे हैं, इसलिए इसमें इनॉल कंटेंट अभी तक में जितने हुए इसमें सबसे ज़्यादा इनॉल कंटेंट इसमें होगा। इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं।
टॉटोमेरिज्म के कुछ सवाल हैं जिसका जवाब आपको देना है। क्या ये टॉटोमर शो करेगा या नहीं? क्या ये टॉटोमर शो करेगा? आपको बस इतना बताना है कि इसमें से टॉटोमर शो कौन करेगा। सर ये वाला देख लेते हैं, सब एक एक करके सब देखेंगे। चलो सबसे पहला वाला, क्या टॉटोमर शो करेगा? कहाँ से? बगल में हाइड्रोजन है ना? चलो तो बना देते हैं। तो आपने कहा सर ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होगा और उसके बदले डबल बॉन्ड। क्या बना प्रोडक्ट? डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और ये सिंगल बॉन्ड OH हो गया, यहाँ पे 2 CH3। इसमें टॉटोमर शो होगा? नहीं। इसमें? नहीं। क्या इसमें? हाँ। ठीक है ना? चलो इसमें बताओ बेटा, कहाँ से? इस तरफ? ये हुआ? इसमें? इसमें होगा रेजोनेंस की वजह से। अभी आप लोगों को रेजोनेंस नहीं पढ़ाया गया है ना? तो रेजोनेंस यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जब होता है तो रेजोनेंस होता है। अल्टरनेट बोलते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अगर ऐसी कंडीशन मिले तो रेजोनेंस होता है। इसमें रेजोनेंस की वजह से ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होता है और एक नई चीज़, ये जेई का क्वेश्चन है, और एक नया कंपाउंड बनता है जिसमें एरोमेटिसिटी बन जाती है, यानी कि बेंजीन। ठीक है ना? अब बताओ क्या यहाँ पे सिंपल वाला होगा? कौन सा? यहाँ से? हो सकता है, इसमें नीचे से भी बन सकता है, यहाँ पे भी नीचे से भी बन सकता है रेजोनेंस की वजह से। मैं वो भी बना दूँ क्या? बना लोगे? नीचे से भी आप बन सकता है। अब एक यहाँ से एक यहाँ से, ये हाइड्रोजन भी शिफ्ट हो सकता है। इसी का मैं एक और बना देता हूँ, यहाँ OH, अब इसमें डबल बॉन्ड आएगा बस 2 बार। ठीक है? ओके, यहाँ पे यहाँ से तो ये हुआ, और अगर मान लो यहाँ वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ तो बेटा ऊपर चला जाएगा, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ। अभी आप लोग ये सीखो, उधर भी तो रहेगा ना, किधर? यहाँ पे जो वो ऊपर कॉन्डक्ट ये वाला इस साइड, इस साइड, तो ये तो बनाया। अच्छा ये वाला हाइड्रोजन हटा तो ये बन गया, ये वाला हाइड्रोजन हटा तो ये बन गया। इसमें देखो ये वाला हाइड्रोजन हटा तो ये बन गया, और ये वाला हाइड्रोजन हटा तो वो बन गया। इसमें इस साइड वाले में यह वाला नहीं, sp2 है ना, sp2 है। अच्छा अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, पहले भी कैसे बन रहा है ये लिख लो, ये एक्सप्लेनेशन देता हूँ। यहाँ पे बताओ, अब यहाँ से तो हट नहीं सकता, यहाँ से हट नहीं सकता, लेकिन यहाँ से हट सकता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों होता है। और बताओ इनमें से एक पैरा वाला जो शिफ्ट होता है, एक कौन सा बता दूं, जो आप बोलोगे वो बता दिया जाएगा, उसी में सब समझ आ जाएगा। पहला वाला बता दूं या ये वाला बता दूं या ये वाला बता दूं? ठीक है, ये पहले नोट कर लीजिए, इसको हटा दूं ताकि। अब तो मैं ये भी देखो, मैं टॉटोमर भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज का हमारा जो टास्क था वो पूरी तरीके से सफलतापूर्वक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है।
देखना बेटा, ये वाला देखेंगे, ये वाला ना, तो ये वाला हाइड्रोजन हटेगा तो बहुत आसान है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये वाला तो ऐसे हटा, डायरेक्ट बन गया। अब इधर देखो, फिर से सुनो, होता क्या है कि ये डबल बॉन्ड ऐसे घूमता है और यहाँ पे आता है माइनस चार्ज, इस पे आता है प्लस चार्ज। इस प्लस को देख करके ये डबल बॉन्ड ऐसे घूमता है, तो एरो जिसके ऊपर गिरता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, पीछे पॉजिटिव चार्ज। तो ये एरो इसके ऊपर गिर रहा था, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस हिसाब से ये जो बना है वो कुछ ये बन गया। यहाँ पे देखो, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज, और ये प्लस और माइनस मिलके एक बॉन्ड यहाँ बन गया, आया ना, और यहाँ पे आया यही पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ वाला हाइड्रोजन जब शिफ्ट होता है H प्लस के फॉर्म में, तो ये माइनस चार्ज छोड़ के जाएगा और माइनस प्लस मिलके एक और बॉन्ड बनाएंगे, और ऊपर ऑक्सीजन के साथ क्या मिल गया, हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक और बॉन्ड बन गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसे रेजोनेंस बोलते हैं। जब आपको अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा रेजोनेंस वाला, तो इसमें बताया जाएगा। फिलहाल अभी आप इसको एज इट इज़ समझ लेंगे। रेजोनेंस टॉपिक पढ़ाने के बाद फिर ये चीज़ क्लियर की जाएंगी। तो आखिरकार आज का टास्क हम लोगों ने कंप्लीट किया। बताइए आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में क्या होता है बताइए जल्दी से। बस चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाता है। रिंग चेन आइसोमर में रिंग जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाता है। पोजीशन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाती है। फंक्शनल आइसोमर में पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है। मेटामर में ये एक तरीके का पोजीशन आइसोमर है, लेकिन तब काम करता है जब डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो। और टॉटोमर आपके सामने अभी अभी हम लोगों ने कर लिया। आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।